अस्सलाम वालेकुम। सीयूस टीवी की जानिब से आप सबका खैर मकदम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और तमाम तर एहतियात के साथ अपनी जो नॉर्मल जिंदगी के मामूलात इस पे वापस आ चुके होंगे। सीयूस टीवी की जानिब से आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के जरिए आपकी मुलाकात नामचीन और कामयाब शख्सियात से करवाते हैं। इस सिलसिले में आज लेट्स टॉक बिजनेस में हमारे मेहमान हैं जनाब आसिफ शेख जावेद साहब, जो कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और FPCCI से भी मुंसलिक हैं। इसके अलावा अखबारात के लिए भी लिखते रहे हैं और मुख्तलिफ चैनल पर अपने प्रोग्राम्स भी होस्ट कर चुके हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि आसिफ साहब प्राइवेट पायलट भी हैं। हम अपने नाजरीन को आपसे मिलवाना चाहेंगे जनाब आसिफ शेख जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत जी से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर, हम जानना चाहेंगे और हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे आपके तालीम के बारे में, आपके कारोबार के बारे में, और जो आप फ्लाइंग भी आपने माशाल्लाह पायलट भी है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, और अदर आपकी जो एक्टिविटीज है आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तालीम मेरी कराची से है। जाहिर है कि कराची में ही रहे, कराची में तालीम हासिल की। और हम जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ ये रिवाज है। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा रिवाज था कि हम कारोबार के दरमियान ही तालीम के दरमियान ही कारोबार को भी जाया करते हैं। तो मैंने भी कॉलेज के दौरान अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया और मैंने जाना 3rd ईयर से ही मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, और जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो मैंने फुल फ्लेज अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया और कारोबार पे मैं चला गया। तो एक अंदर एक दबी हुई ख्वाहिश थी बचपन से हवाई जहाज़ उड़ाने की, और वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे नहीं हो पा रहा था। उसमें कुछ कभी फाइनेंसेस थे, कभी टाइम नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, रुकावट। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैंने फिर वो शॉन एयर एकेडमी में अपना एडमिशन लिया और मैंने वहाँ पे फ्लाइंग शुरू कर दी। और ये मैंने अपने ऑफिस ज्वाइन करने के बाद किया ये काम। तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल भी हुई कि जाहिर है मेरे पास अपने काम की, ऑफिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और वो भी मुझे करना है। मैं सर्विस प्रोफेशन से हूँ, सर्विस प्रोवाइडर हम लोग हैं। तो हमें ज़ाहिर है कस्टमर्स को भी एंटरटेन करना है, उनके सारे काम भी करने हैं, वक्त पे करके देने सारी सर्विस। तो लेकिन ये एक शौक था, और आपको पता है कि जब शौक होता है तो फिर वो रास्ते भी बन जाते हैं, आसानियाँ भी बन जाती हैं और अल्लाह पाक तरीके भी समझा देता है। तो मैं अपने बिजनेस के दौरान टाइम निकाल के मैं करता था फ्लाइंग शॉन एकेडमी से। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आया कि मेरी फ्लाइंग भी कंप्लीट हो गई। तो फ्लाइंग भी कंप्लीट हो गई और पढ़ाई तो हो ही चुकी थी। फिर उसके बाद मुझे कुछ जो मैं रोज़ाना मैं कहीं आता जाता था तो मैं देखता था लोगों के इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं भी कहीं उनको, इन मसाइल को कहीं मैं बयान करूँ किसी फ़ोरम पे, या कहीं कहीं तक इनके मसाइल पहुँचाऊँ। तो मैंने अखबार में लिखने का शुरू किया सिलसिला। तो मैं एक्सप्रेस में लिखता रहा काफ़ी अरसा, और बिज़नेस रिकॉर्डर पे भी मैंने लिखा। थोड़ा-सा कुछ डॉन में भी मेरी कुछ राइटिंग छपी, लेकिन बिज़नेस रिकॉर्डर में और एक्सप्रेस में मैं लिखता रहा उर्दू में। फिर उसके बाद मुझे टीवी पे भी एक पीटीवी पे, इनफैक्ट उस वक़्त तो पीटीवी था, तो मुझे पीटीवी पे एक करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में बुलाया और करंट अफेयर्स पे कुछ बातें की और कुछ जनरल बातें थी जो आमतौर पर प्रोग्राम्स में होती हैं। तो मैंने उससे कुछ हट के कुछ बातें की जो मुझे आम लोगों के मसाइल नज़र आते थे, मैंने उस पे भी बात की। तो वो जो प्रोड्यूसर थे उन्हें कुछ वो बातचीत पसंद आई, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ एक प्रोग्राम आप हमारा होस्ट करें। तो फिर मैंने उनके एक कुछ प्रोग्राम जो है पीटीवी पे मैंने को होस्ट किए, मेन होस्ट के साथ मैं भी होता था। और लेकिन मेरी हमेशा से दिलचस्पी जो रही वो बिज़नेस के मामलात तो हैं। देखें, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में, बिज़नेस के इंस्टीट्यूशन में जाएँ, चेंबर ऑफ कॉमर्स में और ट्रेड की बॉडीज़ हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, वहाँ सेल्स टैक्स, ऑडिट, इनकम टैक्स, ये सब बातें हो रही होती हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मेरी दिलचस्पी ये होती थी कि सोशल जो मामलात हैं उस पे भी बात होनी चाहिए, और वो भी अरबाब इख्तियार तक पहुँचनी चाहिए। जो आम आदमी का मसला है वो भी हमें हर जगह पे उठाना चाहिए। हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा बिल्कुल है, पुलिस स्टेशन बिल्कुल। में क्या हो रहा है, सड़क पे क्या हो रहा है, रेलवे स्टेशन पे क्या हो रहा है। तो मेरी दिलचस्पी हमेशा ये भी रही, और मैं जब
मुझे चेंबर में भी मौका मिला और मेरे सामने कोई मिनिस्टर या कोई आला ओहदेदार या कोई अरबाब इख्तियार होते थे, तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि आम आदमी की भी जो बात है वो भी मैं ज़रूर उन तक बयान करूँ। तो ये मेरी दिलचस्पी थी और इसी की वजह से मैं कुछ अखबारात में भी लिखता रहा और टीवी पर भी मैं करता रहा ये अपने प्रोग्राम्स वगैरह। और फिर उसके बाद जैसे जैसे और मसरूफियात बढ़ती गई तो ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल मेरी अभी भी ये दिलचस्पी है कि सोशल इश्यूज़ पे बात करना और सोशल इश्यूज़ पे काम करना मेरी दिलचस्पी है। माशाल्लाह, बहुत खूब। सर, आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ काफ़ी टाइम आप रहे हैं और आप वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ट्रेड पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए आप मतलब किससे मोटिवेट हुए और किस तरह से मोटिवेट हुए, इस फील्ड में कैसे आया? ये अच्छा सवाल है कि इस फील्ड में कैसे आए। मेरे डैडी जो है वो भी इस फील्ड में थे, चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी मेंबर थे, एफपीसीसीआई के भी मेंबर थे और वो पाकिस्तान शिपर्स काउंसिल के भी चेयरमैन रहे 8 साल तक। और फिर जो इस रीजन की पूरी, आप मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गई हैं। जी सर, जी। जी, मैं ये बता रहा था कि मेरे डैडी भी दिलचस्पी लेते थे ट्रेड पॉलिटिक्स में और वो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी मेंबर थे, एफपीसीसीआई के भी मेंबर थे और पाकिस्तान से सर, आपकी आवाज़ जो है वो हमें नहीं आ रही है। जी, हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं आसिफ शेख जावेद साहब और मुझे लगता है कि कोई वाई-फाई का इश्यू है और इस वक़्त डिस्कनेक्ट हो गए हैं हम उनसे। और मैं आपको बताती चलूँ कि आसिफ शेख जावेद साहब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा एफपीसीसीआई के साथ भी वो मुंसलिक हैं और इस वक़्त हम उनसे बातें कर रहे हैं और माशाल्लाह वो पायलट भी हैं, प्राइवेट जो है वो पायलट भी हैं और इस वक़्त हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। क्या रीज़न है? हम इंतज़ार कर रहे हैं। आसिफ शेख जावेद साहब, आप हमें प्लीज़ दोबारा जो है वो कनेक्ट हमारे साथ हों, ताकि बड़ी दिलचस्प बातें इस वक़्त चल रही थी और आपने ये देखा कि आसिफ शेख जावेद साहब जो है वो आम जो लोग हैं, आम आवाम के लिए सोचते हैं और किस तरह उन्होंने आवाज़ उठाई और इनकी ज़िंदगी की और बहुत सारी बातें हैं जो हम अभी अपने इंटरव्यू में जानेंगे और देखेंगे। हम कुछ फ़नी जो वजूहात हैं, हमारे जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से जो है हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम बहुत जल्द दोबारा से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जो सवालात आपके जहन में हैं वो भी हमसे ज़रूर कीजिए और यकीनन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं सर आपका दोबारा से। आई होप कि आप जल्द वापस आएंगे। कुछ इश्यूज की वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं और हम दोबारा से कनेक्ट हो चुके हैं आसिफ साहब के साथ। जी सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ। तो बस मैं आपको ये बता रहा था कि आपने पूछा कि मोटिवेशन क्या थी चेंबर ऑफ कॉमर्स को ज्वाइन करने की। तो मेरे डैडी बहुत एक्टिव थे ट्रेड पॉलिटिक्स में और मैं उनको देख के फिर मुझे भी शौक हुआ और फिर मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में जब आया तो मेरी मुलाकात हुई सिराज कासम तेली साहब से। इनफैक्ट मैं अपने डैडी के साथ ही उनसे मिला था और उनसे मिला और उनके बारे में जब पता चला कि किस तरह से वो काम करते हैं कराची के लिए और कराची के बिजनेसमैन के लिए और एक आम कराची आइट के लिए भी वो किस तरह से सोचते हैं, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और मेरी कोशिश थी कि मैं इनको ज्वाइन करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके ग्रुप जो है बीएमजी बिजनेसमैन ग्रुप जो है जिसके वो चीफ हैं, चेयरमैन है बीएमजी के राज कासम तेली साहब, तो उनको मैंने ज्वाइन किया और 2010 में। और 2010 में मैंने बीएमजी को ज्वाइन किया। उसके बाद पहली दफ़ा मैं मैनेजिंग कमेटी में कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की मैनेजिंग कमेटी में इलेक्ट हुआ 2011 में। तो फिर उसके बाद से फिर मैं सिराज साहब के साथ काम कर रहा हूँ उनके हम्बल वर्कर के तौर पे और फिर मुझे मौका मिला और मुझे आगे बढ़ने का अल्लाह पाक ने मौका दिया और हमारी जो लीडरशिप है और ख़ासतौर पर जो हमारे ग्रुप के जो वाइस चेयरमैन अंजुम निसार साहब, उन्होंने भी मुझे बड़ी सपोर्ट की और बहुत प्रमोट किया। और बस फिर असल ये कि माँ बाप की दुआएं थी, अल्लाह पाक का करम था
और फिर सिराज साहब ने समझा इस काबिल और मुझे वाइस प्रेसिडेंट के लिए टिकट दिया और फिर मैं इलेक्ट भी हुआ। और एक बड़ा धुआंधार इलेक्शन हुआ जब मुझे वाइस प्रेसिडेंट जिस साल इलेक्ट होना था, और वो तकरीबन 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ था, क्योंकि जाहिर है कि जो ओपोनेंट ग्रुप थे उन्हें पता होता था कि बीएमजी के सामने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पहले से तयशुदा बात होती है कि हारना, लेकिन बहरहाल उन्होंने ट्राई किया एक ग्रुप ने और एक इलेक्शन हुआ, बहुत कांटेदार इलेक्शन था। कांटेदार वो इलेक्शन के दिन से पहले तक था, मतलब उसकी हाइप बहुत क्रिएट हुई, वो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ऐसा लग रहा था कि शायद वो ही जीत रहे हैं, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह डब्बे खुले तो पता चला जी वोट सारे सिराज कासम तेली को मिले। तो उस इलेक्शन के बाद फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट भी बना यहाँ पे, और बस अब मैं हमेशा चेंबर के साथ हूँ, और जो मुझसे जाहिर है कि मैं बिजनेस इंडस्ट्री के लिए, आम आदमी के लिए, कराची आईटी के लिए जो भी हमारी बीएमजी की पॉलिसीज हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और अपना बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह। तो सर कैसा तजुर्बा रहा आपका, वाइस प्रेसिडेंट आप रह चुके हैं केसीसीआई में, तो कैसा तजुर्बा रहा और क्या आप आने वाली नस्ल को आप रेफर करते हैं चैम्बर ज्वाइन करने के लिए? देखें, तजर्बा बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का और बीएमजी के टिकट पे वाइस प्रेसिडेंट बनने का बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतनी जिम्मेदारी की बात है कि हमारा बीएमजी का मोटो है पब्लिक सर्विस, और सिराज कासम तेली जो हमारे सुप्रीमो हैं, ये उनका कहना है कि हमने चेंबर में आने वाले बंदे से ये नहीं पूछना कि वो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है या नहीं है। अगर उनका एक मशहूर मकूला है, वो कहते हैं अगर 6वीं सीढ़ी चढ़ के कोई आ गया है तो उसका काम हमने करके देना है। और जो लोग भी चेंबर ऑफ कॉमर्स से मुताल्लिका हैं, जो चेंबर में आते हैं, उनको पता है कि हम उनसे ये नहीं पूछते कि आप मेंबर हैं नहीं हैं, कब बनेंगे, पहले क्यों नहीं बने। सिर्फ ये चीज हम चेक करते हैं कि मेरिट है, जेन्युइन काम है, जेन्युइन मसला है, हम बिल्कुल हर करके देते हैं। तो मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा, और जाहिर है कि जब इस किस्म की सीट पर होते हैं तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती भी हैं और मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन चूंकि ग्रुप की पॉलिसी है, ग्रुप की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। सिराज कासम तेली साहब खुद बहुत दिलचस्पी लेते हैं मामलात में, कोई मसला होता है तो हम फौरी तौर पे उनसे राब्ता करते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो मुश्किलात देखें, आप डेली लाइफ में, आप घर पर भी हैं, ऑफिस में भी हैं, अपना पर्सनल भी काम कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो मुश्किलात तो वो थोड़ी बहुत तो होती हैं, लेकिन जनरली चूंकि पॉलिसी माशाल्लाह दिहाइयों से, फ्रॉम द लास्ट 2-3 डेकेड्स ये हम बीएमजी इसको रूल कर रही है केसीसीआई में, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सेट प्रोसीजर है और लोगों के काम किस तरह से करने हैं और कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं होता। और मैं समझता हूं कि अगर कोई लोग इस ट्रेड पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं या वो किसी ट्रेड बॉडी को ज्वाइन करना चाहते हैं, और खासतौर पे अगर कराची के कोई बिजनेसमैन हैं, यंग लोग हैं, तो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से बेहतर कोई फोरम नहीं है। और ये सिर्फ कराची की बिजनेस और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के लिए काम नहीं होता, आम आदमी जो कराची का आम आदमी है, कराची का एक आम आदमी जो है, चाहे वो रेडी वाला है, दुकानदार है, कोई भी है, कराची में रहता है, उसके लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स अपनी आवाज उठाता है, और ना सिर्फ आवाज उठाता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। मतलब अगर मैं आपको सेफली कहूं तो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। 85% जो है मसाइल हम रिजॉल्व कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जो लोग हमें देख रहे हैं, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं फिर बताती चलूं कि हमारे साथ मौजूद है इस वक्त आसिफ शेख जावेद साहब, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। और ये बात बड़ी अहम है कि जो उन्होंने बताई कि जो चैम्बर में जो काम इस वक्त हो रहा है और जो आम आदमी और जो ट्रेडर्स के लिए वो काम कर रहे हैं, वो बहुत खूब है और काबिल तारीफ है। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से आप कब से मुंसलिक हैं? और आपके दोस्त ने हमें ये बताया कि आपने जो है, जो गवर्नर है, गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब, उनके साथ भी कराची चैम्बर में आपने काम किया है, इसके बारे में आप हमें बताइए। जी हाँ, इत्तफाक ऐसा है कि 2001 और 2002 में मैं चेंबर में कुछ अरसे के लिए मैंने ज्वाइन की थी कुछ सब कमेटीज। तो इमरान इस्माइल जो इस वक्त मौजूदा गवर्नर सिंध हैं, वो उस कमेटी के चेयरमैन थे, तो मैंने उस कमेटी में भी उनके साथ काम किया है। और रिसेंटली जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको जिक्र किया, वो भी सुन के बहुत खुश हुए। अच्छा, मैं आपको एक, यहाँ आपने गवर्नर साहब का नाम लिया तो मैं एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि हमारे एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं ममनून हुसैन साहब।
जी वो भी बिल्कुल। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मेंबर थे और वो भी बीएमजीएन थे, मतलब वो उनका ताल्लुक भी बीएमजी से था, वो बीएमजी के प्लेटफॉर्म से कराची चेंबर में इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट। इसी तरह इमरान इस्माइल साहब भी बीएमजी के प्लेटफॉर्म से मेंबर मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट हुए, वो भी बीएमजीएन है। और इमरान इस्माइल के जो वालिद हैं वो भी बीएमजी के टिकट पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, अब्दुल्ला इस्माइल साहब। माशाल्लाह बहुत खूब। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में हम आपको भी देखेंगे इसी सीट पर, क्योंकि माशाल्लाह आपने जितना काम किया है, हमारी नेक तमन्नाएं और नेक दुआएं आपके साथ हैं। सर ये भी हमें पता चला है कि लॉकडाउन से पहले हाल ही में आपने इब्रारुल हक के साथ भी गवर्नर हाउस में फंड रेजिंग की मेजबानी की थी। ये प्रोग्राम कैसा था, किस नौयत का था और कितना कामयाब हुआ? जी हाँ, ये अबरारुल हक साहब की ख्वाहिश थी कि एक प्रोग्राम उनके साथ किया जाए, फंड रेजर उनका, जो इनफैक्ट जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है नारोवाल में, उस प्रोजेक्ट के लिए था। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि हम इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज करते हैं। और गवर्नर सिंध जो इमरान इस्माइल साहब, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने गवर्नर हाउस का एक हॉल भी हमें दिया, उस पर मैंने जॉइंटली उनके साथ वो फंक्शन किया। और उसमें भी हमारे जो शहर के सरकर्दा लोग हैं वो आए हमारी दावत पे, वो शामिल हुए, डोनेशंस भी दिए। और उसमें जो हमारी बीएमजी के जो हमारे ग्रुप लीडर हैं, वाइस चेयरमैन अंजुम निसार साहब, वो उसके चीफ गेस्ट थे उस फंक्शन के। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत लोगों ने शिरकत की उसमें, बहुत लोगों ने डोनेशन भी दिए, आइंदा की भी ताउन की यकीन दहानी कराई। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे फंड रेजर प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और बिल्कुल चूंकि बिल्कुल। वो दूर जगह पे बन रहा है, नारोवाल में बन रहा है, तो उसका यहाँ पे अगर वो खुद आए हैं तो एक अच्छा तारुफ मिला लोगों को, और उस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस हुई। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे प्रोग्राम होंगे तो काफी फंड वो रेज कर सकेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। बहुत खूब। और क्या कोई ऐसा उनका इरादा है कि वो कराची में भी कोई कैंसर हॉस्पिटल बनाए? हाँ, अभी तो देखें, इरादा तो उनका है, लेकिन इस वक्त उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चूंकि ऑलरेडी नारोवाल में बन रहा है। और ये देखें, नारोवाल की एक अहमियत मैं आपको इसलिए बता दूं कि वो पंजाब के दूर दराज इलाकों के भी लोगों को वो केटर करेगा, वो इलाज मुहैया करेगा। प्लस जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी वहाँ पे एक्सेस होगी, तो वो उनके लिए भी फायदेमंद होगा। उनका इरादा है करने का, लेकिन ये कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद फिर आइंदा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च होंगे। सर आपने पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो है, बाहर के ममालिक में भी जो है वो केसीसीआई को रिप्रेजेंट आपने किया। तो वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से आपने यूरोपीय ममालिक का भी दौरा किया और पाकिस्तानी एम्बेसी का भी दौरा किया, वहाँ के सफीरों से भी आप मिले। इसके बारे में आप नाजरीन को कुछ बताएं कि आपका तजर्बा कैसा रहा? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रेसिडेंट थे, जब मेरी वाइस प्रेसिडेंटशिप शुरू हुई उससे पहले की टर्म में हमारे प्रेसिडेंट थे मुफस्सिर अता मलिक साहब। और वो उन्होंने भी मुझे थ्रू आउट बहुत सपोर्ट किया और बहुत एनकरेज किया और काम करने का मौका दिया। जब वो प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त मैं एज मेंबर मैनेजिंग कमेटी काम कर रहा था, और चाइना में एक डेलीगेशन जाना था कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का, तो उन्होंने मुझे नामजद किया। और सिराज कासिम तेली साहब के अप्रूवल से मैं वहाँ पे चाइना में गया वो डेलीगेशन लेके। और वो बड़ा सक्सेसफुल इवेंट था कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का। और उसमें एक यादगार बात ये हुई कि जहाँ पे उनका एक नेफ्टेक एक कॉन्फ्रेंस होती है, उस एग्जीबिशन थी। इनफैक्ट पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे वहाँ पे चाइना में, और पूरी दुनिया से लोग, मिनिस्टर्स भी आए हुए थे, चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी लोग थे, फेडरेशन के भी लोग थे, हमारे यहाँ से भी बहुत सारे लोग गए। तो उसमें नेफ्टेक की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें सब लोगों की नुमाइंदगी थी, सब मुल्कों की, और पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। क्योंकि पाकिस्तान से, क्योंकि वो इत्तेफाक ऐसा हो रहा था कि ईद के दिन थे, मतलब जिस दिन वो कॉन्फ्रेंस थी, पहला दिन जो एग्जीबिशन का था वो। सर आपकी आवाज जो है वो हमें नहीं आ रही है। जी, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त आसिफ शेख जावेद साहब, और वो हमें बड़ी अहम बातें बता रहे हैं। और बहुत अच्छा सेशन चल रहा है हमारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं और हमें उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। आसिफ शेख जावेद साहब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2018 और 2019 के दरमियान, और बहुत काम किए हैं इन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए, ट्रेडर्स के लिए। और कराची की जो आवाम है, उनके जो मसाइल है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। अभी हम उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और हम चाहेंगे कि हम जल्द अज जल्द उनसे दोबारा कनेक्ट हो जाएं। और बहुत दिलचस्प हमारी बातें चल रही हैं।
और अगर आप लोग भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर आप सवाल कीजिए, और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं यकीनन, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त आसिफ शेख जावेद साहब, जिन्होंने केसीसीआई को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है बाहर के ममालिक में भी, और उन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिला अभी हम उनकी बात सुन रहे थे कि जो है हमारा जो है डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो हमसे, लेकिन जल्द अज जल्द वो वापस आते हैं और हम जो है उनसे दोबारा इस बारे में बात करते हैं। और सर हमारे साथ दोबारा आ चुके हैं। जी सर। जी, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था कि मुझे मुफस्सिर अता मलिक ने और सिराज कासिम तेली साहब के अप्रूवल से चाइना भेजा, तो उस वक्त मैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी था। और ये शायद आपके व्यूअर्स सुन चुके हैं बात, या नहीं मैं रिपीट करूं इसको? सर वो बात सुन चुके हैं, लेकिन आप जो मजीद आगे बात कर रहे थे वो हमारी रह गई है। तो उसमें एक खास बात ये थी कि चूंकि ईद का दिन था, तो यहाँ पाकिस्तान से कोई मिनिस्टर्स वगैरह जिन्होंने जाना था वो नहीं गए थे, और मैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी कर रहा था। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि उस नेफ्टेक कॉन्फ्रेंस में जहाँ सारे मुल्कों के एम्बेसडर्स और मिनिस्टर्स आए हुए थे, उन्होंने स्पीच की, तो मुझे कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से बड़ी मेरी इज्जत अफजाई हुई, और मेरे लिए बड़ा ऑनर था कि पाकिस्तान की तरफ से मुझे नुमाइंदा उन्होंने तस्वुर करते हुए मुझे वहाँ पे स्पीच का मौका दिया, जहाँ पे सारी दुनिया के ममालिक के मिनिस्टर्स और एम्बेसडर्स थे। तो मैंने वहाँ बिल्कुल पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में वहाँ पे बताया, वहाँ पे उनका तारुफ कराया। और जब तक मैं वहाँ पे स्पीच करता रहा, उनकी स्क्रीन पे पाकिस्तान का झंडा और केसीसीआई का इंसिग्निया चलता रहा, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैंने उस जगह पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जहाँ पे सारे मुल्क आए हुए थे। अच्छा, इसके बाद फिर आपने आपने क्या कहा कि यूरोप। जी हाँ, तो मुझे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वाइस प्रेसिडेंटशिप के दौरान ही मेरा प्लान था, यूरोपियन कंट्रीज में मेरी विजिट थी। तो मैं काफ़ी कंट्रीज में मैंने विजिट किया, और मैंने वहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर हैं, जो पाकिस्तानी एम्बेसडर्स हैं, मैंने वहाँ उनसे मुलाकात की और उनके बारे में उनको भी मैंने बताया और उनसे पूछा भी कि वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या उनके प्लान्स हैं, क्योंकि हमने कोई ऐसी खास चीज़ देखी नहीं कि हमें कभी बाहर मुल्कों से कोई लोग बिजनेसमैन आ रहे हो या इन्वेस्टमेंट आ रही हो। तो एम्बेसीज कर रही होंगी अच्छा काम, जाहिर है जो उनकी ड्यूटीज़ है वो पूरा करते होंगे, लेकिन ऐसा कोई इनकलाबी काम नज़र नहीं आया 70 सालों में कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाहर से किसी भी मुल्क से इन्वेस्टर्स ने हमें भेजे हों। तो मैंने, चूंकि मेरा बुनियादी ताल्लुक कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से है, और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का मकसद ही ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, गैर मुल्की सरमायाकार आए, वो अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं, कमोडिटीज़ यहाँ बनाएं और री एक्सपोर्ट करें। तो मैंने फिर एम्बेसडर से जाके वहाँ एम्बेसीज में मुलाकात भी की, उनको अपने भी प्लान्स बताए कि हम क्या चाहते हैं, पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं, उनसे क्या चाहते हैं कि किस तरह वो इन्वेस्टमेंट करें, और हमने भी अपनी मदद का यकीन दिलाया कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। तो वो मैं काफ़ी जगह पे इन्वेस्टर से मेरी मुलाकात हुई, एम्बेसीज में बहुत अच्छा वो रहा। उसमें जो सबसे ख़ास बात यह है कि इत्तेफाक ऐसा था कि 14 अगस्त को मैं पेरिस में था, और फ्रांस पेरिस में, और जो हमारी यौम पाकिस्तान की तकरीबात थी, उन्होंने मुझे बतौर ख़ास, जो फ्रांस में हमारे एम्बेसडर हैं ऑनरेबल मोइन कुरैशी साहब, उन्होंने मुझे इनवाइट किया एम्बेसी में, और मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर उन्होंने वहाँ पे बनाया यौम पाकिस्तान पे। तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैंने वहाँ पे पाकिस्तान को, ज़ाहिर है हमारी एम्बेसी है, मैंने वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया। ज़ाहिर है मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मैं सिराज कासिम तेली साहब का नुमाइंदा हूँ, मैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का नुमाइंदा हूँ। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं अपना तारुफ यही करवाता हूँ कि मैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से आया। तो ये मेरे लिए बड़ा एक यादगार इवेंट था कि मैं 14 अगस्त पे वहाँ पे यौम पाकिस्तान की तकरीब में गेस्ट ऑफ ऑनर था। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। हम इस वक्त बात करें आसिफ साहब से, और जो उन्होंने बातें बताई ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है, और आज इस सीयूज टीवी के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शेख जावेद साहब, और हम इनकी बातें सुन रहे हैं। बहुत दिलचस्प बातें चल रही हैं हमारी। और सर हम ये पूछना चाहेंगे, कोविड-19 ने पूरी दुनिया में जो है वो एक तबाही मचाई हुई है, हर कोई जो है वो मसाइल का शिकार है। तो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को और जो मार्केट है उसको कितना डैमेज किया है इसने? देखिए, कोविड-19 ने तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तहबाला कर दिया। जो बड़े बड़े तरक्की याफ्ता और अमीर ममालिक हैं उनकी हालत ख़राब है, तो हम तो अभी किसी गिनती में नहीं है कि हम उनके साथ कैसे कंपेयर करें। हम तो पहले से ही बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं। एक्सपोर्ट हमारी बुरी तरह मुतासर हुई है,
2.5 ट्रिलियन का एस्टिमेट है, 2.5 ट्रिलियन रुपीस का एस्टिमेट है कि जो पाकिस्तान इकोनॉमी को नुकसान हुआ। 30 लाख लोग एक एस्टिमेट है कि बेरोजगार हो चुके हैं। तो बहुत शदीद क्राइसिस का हम शिकार हैं। लेकिन ये कि इसमें जो परेशान कुन बात ये नज़र आ रही है कि एक आम आदमी ये समझता है कि शायद जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, इलावा इसके कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की नीयत पे कोई शक नहीं है, वो सिंसियर हैं, मुल्क के साथ अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन ये कि कुछ ऐसी पॉलिसीज नज़र नहीं आ रही कि भाई कैसे होगा। अब आप देखें कि इस कोविड के दौरान ही लोकस का हमला हो गया, टिड्डी दल का, मतलब जो कुछ रही सही कसर थी वो लोकस ने पूरी कर दी। तो हुकूमत इस वक्त आम आदमी को, देखें आप बड़े बड़े ग्राफ्स में ना जाएं कि आपकी ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और जीडीपी की ग्रोथ क्या है और पर कैपिटा इनकम, ये बड़ी बड़ी बातें जो है ना, ये बड़े मुल्कों की बातें हैं। हमारा तो इस वक्त मसला है रोटी, हमारा तो मसला है साफ पानी, हमारा तो मसला है इलाज मुआवजा, ठीक है ना जी। तो ये जो बड़े बड़े ग्राफ बने होते हैं, ये होते होंगे किसी के लिए जरूरी कि वो जो इस तरह सांप की तरह ग्राफ ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है कि जी जीडीपी इतनी हो गई और पर कैपिटा इतना हो गया और अब डॉलर इतना हो जाएगा। और ये हमारे यहाँ रोटी पानी के मसले से हम 70 साल से नहीं निकले। तो पहले भाई रोटी पानी दे दें, साफ जगह रिहाइश की दे दें, ट्रांसपोर्ट दे दें। आप देखें क्या हाल है ट्रैफिक का, बस में किस तरह से लोग ट्रेवल करते हैं। मुझे हंसी आती है जब मैं टीवी पे प्रोग्राम और सेमिनार में ये बड़े बड़े फिगर्स चल रहे होते, भाई सड़क पे जाके तो देखो रेहड़ी वाले का क्या मसला है। ये बड़ी बड़ी बातें एयर कंडीशन कमरों में बैठ के ऐसा हो गया वैसा हो गया, आइंदा 20 साल में ऐसा हो जाएगा, 2025 में ऐसा हो जाएगा। भाई पहले बुनियादी मसले हल करें। बुनियादी मसले हल करने में हमारी हुकूमत इस वक्त तक कोई खास काम नजर नहीं आ रहा, कुछ भी खास काम नजर नहीं आ रहा। और एक आम आदमी से, जो मैं एक आम आदमी हूँ, मुझसे जो प्राइम मिनिस्टर ने वादे किए, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, पीटीआई ने गवर्नमेंट में आने से पहले, कोई वादा भी एक आम आदमी को नहीं लग रहा कि हमारा वादा कोई पूरा हो रहा है। इसकी वजह से बेचैनी है। लोग ये समझ रहे हैं कि जो कुछ हमारे साथ 70 साल तक होता रहा उसी की कंटिन्यूशन। तो कोविड-19 में बुरी तरह इकोनॉमी डैमेज हुई है। अब आप देखें, अब लोग बातें कर रहे हैं कि जी शायद कोई लेवी आने वाली है कोविड लेवी के नाम से। पहले ही बुरा हाल है लोगों का, तनख्वाहों के पैसे नहीं है, इंडस्ट्री बंद है। आप अगर कुछ और टैक्स इम्पोज कर देंगे या कोई लेवी कर देंगे, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। बजाय इसके कि कोई आसानी करें, कोई आसानी की कोई अच्छी खबर दें आवाम को, बिजनेसमैन को, ट्रेडर को, सनतकार को, एक्सपोर्टर को। और आपको जीरो रेटेड सेक्टर आपने बंद किया हुआ है, उसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को नुकसान है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इकोनॉमिक फ्री जोन आपके नहीं चल रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कोई वाजे पॉलिसी के साथ आना पड़ेगा। और ये वक्त अभी ऑपोजिशन से लड़ने का नहीं है, तनकीद निगारी का नहीं है। इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए कि ऐसे इकदाम लें कि नीचे उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट नीचे भी अच्छा है ना। मतलब सिर्फ ग्राफ में, टीवी में मुझे नहीं चाहिए, और कंप्यूटर की फिगर्स नहीं चाहिए जी ये हो गया, इतने करोड़ का ये हो गया, इतने बिलियन का ये दे दिया। भाई आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, अस्पताल बैनर लगा के बैठे हुए, मरीज मत लाना। तो भाई मरीज मत लाना तो उसका कहाँ इलाज होगा? सड़क पे। तो इसके लिए तो हुकूमत कुछ कर नहीं रही। और मजीद जो है, अगर कोई टैक्स करेंगे तो लोग बिल्कुल खड़े हो जाएंगे उनके खिलाफ। हुकूमत ने काम तो किया था, लॉकडाउन तो लगाया था, ये काम तो उन्होंने किया था। वेंटिलेटर्स नहीं लगा सकते ज्यादा, लेकिन लॉकडाउन तो लगाया था। हाँ, लॉकडाउन जरूरी था, लॉकडाउन जरूरी था। मैं कोई बिलावजह तनकीद नहीं करता, लॉकडाउन जरूरी था। और ये अगर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं लोग, तो ये लोगों की गलती है, ये मेरी गलती है। अगर मैं लॉकडाउन में निकल रहा हूँ और एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहा हूँ तो ये गलती है, और हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी मसले हैं, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो हम पे ना डालें। अगर स्कूल, हमने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने हैं, पानी मैंने बाउजर से खरीदना है, तो भाई फिर ये हुकूमत क्या कर रही है? सारे काम मैंने खुद कर रहे हैं तो मैं खुद कर लूंगा, फिर मुझे हुकूमत की क्या जरूरत है? मतलब ये कि हम तो सड़क भी कम्युनिटी के बेसिस पे मिलके बनवा रहे हैं कि जी हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और हम अपने फैक्ट्री जाने वाली जो सड़क है वो मुरम्मत करवा लें, या अपने इलाके की, मोहल्ले की सड़क रिपेयर करवा लें। तो अगर इस हद तक अगर लोग आ रहे हैं तो देखिए लोग फिर बददिल ही होंगे हुकूमत से। लेकिन बहरहाल जो अच्छे इकदाम हैं हम उसको हिमायत करते हैं, कोई बिलावजह तनकीद नहीं है। लेकिन इस वक्त चूंकि लोग परेशान हैं और हुकूमत की दिलचस्पी लोगों को, देखिए आप मिनिस्टर के स्टेटमेंट सुन लें, वो सिवाय ऑपोजिशन से लड़ने के आपको मिनिस्टर के स्टेटमेंट में कोई काम की चीज नजर नहीं आई। ये चीज बददिली फैला रही है लोगों में।
बहुत बहुत जबरदस्त बात की। और पाकिस्तान बड़ी मजबूत कौम है, अपनी मदद आपके तहत सारे काम करें, गवर्नमेंट नहीं भी बिल्कुल कर रही इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, अपनी। कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाए सर। आपसे एक बड़ा अहम सवाल करूंगी कि आप जो है वो एफपीसीसीआई के कन्वीनियर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कमेटी के तौर पर भी अंजाम दे रहे हैं। इस कमेटी का क्या किरदार है और कोविड-19 में इनकी कारकर्दगी कैसी रही? देखें, ये एफपीसीसीआई की कमेटी है जो 2007 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग फ्री जोन्स की कमेटी है और इसका रोल जाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जितने भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन काम कर रहे हैं, ये उनकी कारकर्दगी को मॉनिटर करती है, अपने सजेशन देती है, इन्वेस्टर्स के मसाइल हैं तो वह बार इख्तियार तक पहुंचाती है। तो मैं इस सिलसिले में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के, मियां अंजुम निसार साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साकिब फयाज मग्गू का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की अहमियत को समझा और उन्होंने समझा कि ये भी कोई इदारे हैं, ये भी कोई यूनिट हैं और इनका भी मुल्क की इकोनॉमी पे और मुल्क की एक्सपोर्ट पे कोई फायदा हो सकता है। तो उन्होंने इस कमेटी सर आपकी आवाज़ फिर से जो है वो मुनक़ता हो गई है। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं आसिफ शेख जावेद साहब से। बहुत अहम बात कर रहे हैं और बड़ी अहम उन्होंने बातें बताई हैं हमें। और वाकई पाकिस्तान एक मजबूत कौम है जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है। और मेरा ख्याल है इसके अंदर जो है बिजनेसमैन कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं वो वाकई ही कमज़ोर हैं और अगर जब तक हम सब सीरियस होकर काम नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम मजबूत कौम बन सकते हैं। और इस वक्त मौजूद है आसिफ शेख जावेद साहब जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और इस वक्त बहुत अहम जो है वो हमारा डिस्कशन चल रहा है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बारे में, चूँकि वो फेडरेशन के भी जो है वो कन्वीनर हैं। तो हम इस बारे में भी उनसे पूछना चाहेंगे। और बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, काफ़ी सारे हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं। आपके मैसेज करने का, हमारा प्रोग्राम लाइव करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त बात कर रहे हैं आसिफ शेख जावेद साहब से, लेकिन कुछ मेरा ख्याल से प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी देर के लिए हम मुनक़ता हुए हैं। बहुत जल्द वो वापस आते हैं और हम फिर बात करते हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसे मसाइल हैं जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप हमसे डिस्कस करें और यहाँ पर मैसेज करें। हम उनसे सवालात पूछेंगे और वो यकीनन आपके जो सवाल हैं उनका जवाब देंगे। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम में ऐसे लोगों को लेकर आए जो वाकई ही क्या काम कर रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, उसको डिस्कस करें और हमारे क्या मसाइल हैं। हम मसाइल के ऊपर बात करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि मसाइल का जो हल है वो भी हमें मिल सके। हमारे साथ दोबारा आपसे शेख जावेद साहब मौजूद है। जी सर, आपकी बात जो है वो बीच में रह गई थी। जी, अब आप पहले मुझे बताएंगे हम बात क्या कर रहे थे। सर हम एक्सपोर्ट जो जोन है उनकी जो बुनियादी मसाइल हैं हम उनके जी हाँ, बारे जी में हाँ। जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि कमेटी फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी थी, लेकिन ये आइडल इसलिए थी कि इसमें जो इस कमेटी को जो लीड कर रहे थे लोग वो इररेलेवेंट थे, वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से उनका ताल्लुक नहीं था। तो ऑब्वियसली उनके पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज कम थी और उनकी दिलचस्पी भी कम थी। तो फिर मियां अंजुम निसार साहब और साकिब फयाज मग्गू जो हैं, इन्होंने ये समझा इसकी अहमियत को और उन्होंने सोचा कि इस कमेटी को अलाइव किया जाए दोबारा और इस पे काम लिया जाए। तो उन्होंने मुझे इसका कन्वीनर नॉमिनेट किया है और मैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गुज़िश्ता 30 साल से काम कर रहा हूँ। और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बड़ी ब्रॉडर फील्ड है और बड़ी कॉम्प्लेक्स भी फील्ड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो काम करता है उसको कुछ समझ में आती हैं। मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं गुज़िश्ता 30 साल से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कुछ काम कर रहा हूं और 30 साल में मैं समझता हूं कि मुझे सिर्फ अलिफ की समझ में आई है, अभी बे समझ में नहीं आया। तो 30 साल में मैं अलिफ तक पहुंचा हूं। लेकिन ये कि अब ये कमेटी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने जो इन्वेस्टर्स हैं सारे इन्वेस्टर्स को हमने ऑन बोर्ड लिया है। वहाँ पे एफपीसीसीआई में हमने उनको इनवाइट किया, उनके साथ मीटिंग की, सबकी सजेशंस ली और वो सजेशन जो हैं हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में भेजी। और अब बड़ी अच्छी बात है कि हमाद अजहर भी अब एज फुल फ्लेज मिनिस्टर आ चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो वो तजावीज़ हमने उनको भी दी हैं और मैं ये समझता हूँ कि उनकी अब तवज्जो होगी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की तरफ और कुछ बेहतरी होगी। और जो हमारे मसाइल गुज़िश्ता दिहाइयों से हल तलब हैं, शायद वो अब उसको तवज्जो दें और हल करें। और हमारे जोन्स को भी, जो रीजन के दूसरे जोन्स हैं, अगर उनसे फौरी तौर पे अगर बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे तो कम से कम ये है कि कहीं
मुकाबले करने की जगह पर तो ले आए कि हम भी किसी कंपटीशन में आ जाएं या हम भी किसी गिनती में आ जाएं, दूसरे रीजन्स के जोन के साथ हमारा भी शुमार होने लगे। अच्छा, आपने एक और चीज कही कि कोविड के दौरान, तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे मसाइल शुरू हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, लोगों के पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे, रेडी माल थे, पोर्ट पे माल रखे थे। जाहिर है जो एक्सपोर्टर है उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, तो उसकी पोर्ट पे बहुत सारे लोगों के कंटेनर्स थे जो फंस गए थे और वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो फिर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की जो कमेटी है इसने बहुत काम किया, और अंजुम निसार साहब जो हमारे एफटीसीसीआई के प्रेसिडेंट है उनकी हेल्प से, और इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं सैयद मुमताज़ अली शाह साहब, उन्होंने भी पर्सनल दिलचस्पी ली, जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उन्होंने पर्सनल दिलचस्पी ली, और हमारी कमेटी के साथ मिलके और हमने जो तजावीज़ दी उस पर अमल दरामद हुआ और बहुत हद तक उसको सहूलत मिली एक्सपोर्टर्स को, और उनका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में उन यूनिट्स का काम शुरू हुआ। अच्छा सर, हमाद अजहर फारूकी हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज। आपको क्या लगता है कि क्या वो इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट जोन से मुतल्लिका जितने भी मामलात हैं उनको हल करने में कामयाब होंगे? बिल्कुल, देखें हमाद अजहर जो है वो माशाल्लाह इससे पहले भी काम कर रहे थे और वो उनका रिस्पांस बिजनेस और इंडस्ट्री की तरफ बहुत अच्छा था, और जो हमारे सिराज कासम तेली साहब की भी उनसे कई मुलाकातें हुई तो हमें यही मालूम हुआ कि वो दिलचस्पी लें हमाद अजहर, वो मसले को हल करने में मसले का हल चाहते हैं और तजावीज़ भी सुनते हैं लोगों की और इंडस्ट्रियलिस्ट की भी, बिजनेसमैन के भी। तो इससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि हमाद अजहर अगर इंडस्ट्री के फुल फ्लेज मिनिस्टर बन गए हैं तो वो इसको कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। असल चीज ये है, मैंने जैसे आपसे कहा कि ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को समझना इतना आसान नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, इसमें मामला को समझना पड़ता है। अगर हमाद अजहर चाहेंगे कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कुछ बेहतरी करनी है तो उन लोगों से रब्ता करें जो यहाँ पे एक्टिव हैं, जो साल साल से काम कर रहे हैं, वो उनको बेहतर मशवरा भी दे सकते हैं और उनके पास बेहतर तजावीज़ भी हैं कि किस तरह से हम मसाइल को हल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमाद अजहर के आने से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और जो फ्री जोन हैं और जो अदरवाइज भी जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी होगी। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। सर, बहुत से जो है एक्सपोर्ट जोन्स और जो इकोनॉमिक फ्री जोन्स हैं वो मुकम्मल होने वाले हैं। आपको लगता है कि ये जितने भी जोन्स हैं ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जो एक्सपोर्ट है इस पे इजाफे के लिए बहुत फायदेमंद होंगे? देखें, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और जो इकोनॉमिक फ्री जोन होते हैं ये तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इनका बड़ा कलीदी किरदार होता है, और दुनिया में आप देखें कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं। हमारे जोन्स भी अब बेहतर होना शुरू हुए हैं। बहुत अरसे तक तो हमारी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी डिमांड थी कि फुल फ्लैज कोई चेयरमैन ही अपॉइंट नहीं हो रहे थे हमारी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी के, जिसकी वजह से मसाइल जो है वो पाइल अप हो रहे थे और हल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब एक फुल फ्लैज चेयरमैन माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं शफकत रांझा साहब, और हमारी मुलाकात, मेरी उनसे मुलाकातें रही हैं, दीगर इन्वेस्टर्स के साथ भी हम डेलीगेशन लेके गए हैं, उनसे मुलाकात की है, और तमाम इन्वेस्टर्स को भी और मुझे भी ज़ाती तौर पे उम्मीद है कि शफकत रांझा साहब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की साइंस को समझ रहे हैं और उनकी पूरी दिलचस्पी है कि जो मसाइल हैं उनको हल करें, और अगर 100% रिस्पॉन्स नहीं भी हो पा रहा तो इतना हो कि 65% 70% रिस्पॉन्स मिले इन्वेस्टर्स को, ताकि वो परेशानी से निकलें और अपना काम शुरू करें। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की तो जाहिर है कि मुल्कों की तरक्की में और एक्सपोर्ट्स में बड़ी अहमियत होती है। एक आध चीज मैं आपको अर्ज कर दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में टैक्स हॉलीडे दिया जाता है। मतलब ये कि टैक्स हॉलीडे की मुराद ये है कि जी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 20 साल तक का आपको टैक्स हॉलीडे मिलेगा। लेकिन उसमें एक टेक्निकल चीज ये है कि वो 20 साल शुरू कर देते हैं कि जब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का कयाम अमल में लाया जाता है तो उस दिन से उन 20 सालों की गिनती शुरू हो जाती है। अगर 1980 में आपने कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को बनाया तो सन 2000 में वो टैक्स हॉलीडे खत्म हो गया। अब अगर 1980 में जोन बन चुका है और 1990 में कोई इन्वेस्टर आया तो उसको सिर्फ 10 साल रह गए, और अगर कोई 1998 में आया तो उसके 2 साल रह गए। मेरा मुतालबा यह है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो टैक्स हॉलीडे दिया जाए वो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से दिया जाए, यानी कि जब से मैंने वहां सरमायाकारी की तब से आगे ऑनवर्ड्स मुझे 20 साल मिले। इससे क्या होगा कि आपके, अब देखें अगर आपका 20 साल कंप्लीट हो गए, टैक्स हॉलीडे खत्म हो गया और आपके प्लॉट अभी खाली हैं,
तो उस प्लॉट के लिए दिलचस्पी खत्म हो गई। लोगों के लिए दिलचस्पी नहीं है कि उस प्लॉट पे टैक्स हॉलिडे नहीं है। लेकिन अगर जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, अगर मेरी सरमायाकारी की तारीख से मुझे आप टैक्स हॉलिडे देंगे, तो अगर एक प्लॉट भी खाली होगा तो मुझे पता होगा कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट आज के दिन भी किया तो मुझे 20 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा। तो इसको मॉडिफाई करे हुकूमत, और ये इलाके के ऊपर, उस जमीन के ऊपर ना करे, और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से टैक्स हॉलिडे रखे, तो इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत आएगी और हमारे जोन भी इंशाल्लाह मजीद कामयाब होंगे। हमारा गवादर में भी जोन बनने जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि नए चेयरमैन जो शफकत रांझा हैं, इनके आने की वजह से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के मामला में बेहतरी होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस वक्त हम मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं, बड़ा अहम टॉपिक है, और जो तजावीज़ आसिफ शेख जावेद साहब हमारे साथ जो हमें पेश कर रहे हैं बहुत ही अच्छी हैं, और मेरा ख्याल से हुकूमत को ज़रूर सुनना चाहिए और अब एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तो यकीनन हमारा मुल्क बहुत जल्द तरक्की करेगा। सर, एक बड़ा अहम सवाल जो लोगों ने मुझसे यहाँ पे पूछा कि कोविड-19 के तनाजुर में जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तनख्वाहों और उजरतों की अदायगी के लिए सॉफ्ट लोन का ऐलान किया है, क्या बिजनेस कम्युनिटी से मुतमईन है? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं, जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के मामलात हैं उसमें एक चीज है, एक टर्मिनोलॉजी है जो आम तौर पे इस्तेमाल होती है, 80-20। वो 80-20 ये होती है कि टोटल प्रोडक्शन का आप 80% जो है वो आपको एक्सपोर्ट करना है टू अब्रॉड, एंड यू आर अलाउड टू सेल द रिमेनिंग 20% टू द टैरिफ एरिया। टैरिफ एरिया मीन्स आउटसाइड कराची अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो इसकी वजह से भी हमारा जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की परफॉर्मेंस पे असर पड़ा है। और हम ये नहीं कहते कि 80-20 को खत्म कर दें, लेकिन इसको बहरहाल रिव्यू करें, रिविजिट करें इस पॉलिसी को, इसको 30-70 कर दें, 60-40 कर दें। लेकिन ये मुतालबा तो वो है जो हम पिछले 10 साल से हुकूमत से कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त कोविड-19 की वजह से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के इन्वेस्टर्स को भी बहुत शदीद नुकसान का सामना है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है अरबाब इख्तियार से, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज से, कि इसको 80-20 की जो शर्त है इसको 1 साल के लिए आप सस्पेंड कर दें। आप बाद में इसको रिव्यू करें, 70-30 कर दें, 60-40 कर दें, लेकिन 1 साल के लिए कोविड-19 की वजह से तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स को रिलीफ मिलेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे और इकोनॉमी पे कुछ बेहतरी हम कर सकेंगे, कुछ बेहतर रिजल्ट दे सकेंगे। अच्छा, अब आपका जो सवाल है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, ये एक अच्छा ऐसा कदम है स्टेट बैंक का, और जैसे मैंने कहा कि जो अच्छी बात होगी उसको सब लोग तारीफ करेंगे, कोई बेजा तनकीद कोई भी नहीं करता, तो ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन इसका जो लोन का अमाउंट रखा हुआ है और जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट तो शायद उसको, उनके लिए फिजिबल हो, एक आम आदमी के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं हो रहा। और इसको ज़्यादातर देखें हर्ट क्या हुए, ज़्यादातर जो छोटे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए, उन पे बहुत असर हुआ। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इसका इंटरेस्ट रेट भी रिव्यू करना चाहिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए, और लोन का अमाउंट भी ऐसा होना चाहिए कि जो आम आदमी इसको अवेल कर सके, और आम आदमी जो है, छोटा दुकानदार, छोटा बिजनेसमैन या सर्विस प्रोवाइडर जो है, वो इसको लेके और फायदा उठा सके। अच्छा, इसी चीज में एक मैं और ऐड कर देता हूँ। लोग मुझे यही कहते हैं कि हर चीज में आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को ले आते हैं, तो मेरा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से ताल्लुक बहुत पुराना है, तो कोई भी चीज होती है तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अब आपने ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लोन जारी कर दी, सर, आपकी जो आवाज है वो फिर जो है वो मेरा ख्याल से फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं थोड़ा सा। बहुत अहम बात इस वक्त की जा रही है, और जैसे कि आसिफ शेख जावेद साहब ने भी बताया कि इस वक्त जो है स्टेट बैंक ने जो है वो सॉफ्ट लोन का जो है वो ऐलान किया है, लेकिन वो इस वक्त बड़े बिजनेसमैन के लिए तो फिर इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी भी जो अभी जिन्होंने अपना कारोबार अभी स्टार्ट किया है, जो भी इनिशियल स्टेज पर है, या बहुत बड़ा उनका सेटअप नहीं है, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। तो उसके लिए जो है वो मजीद जो है वो काम करने की इस वक्त जरूरत है। और बड़ा अहम सवाल अभी आगे मैं उनसे पूछने जा रही हूँ, स्टेट बैंक ने जो है वो इंटरेस्ट रेट में भी कमी कर दी है। ये हम जानना चाहेंगे आसिफ शेख जावेद साहब से कि क्या जो ये बात है, और उनके ख्याल में क्या ये इत्मीनान बख्श ये कदम है
और क्या इससे फायदा हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शेख जावेद साहब, जिनसे हम बड़ी अहम बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी तजावीज़ वो दे रहे हैं और यकीनन उन्होंने ये तजावीज़ जो है वो हुकूमत को भी दी होंगी। और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुकूमत की तरफ से उनको रिस्पॉन्स मिला। हुकूमत यकीनन बहुत काम कर रही है, लेकिन इस वक्त जो हम जिन मसाइल का हम शिकार हैं, अब आप ये देखें कि इस वक्त जो कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है, अभी तो वो चल ही रही थी कि जो ये लोकट्स के जो हमले हैं, इसने जो तबाही मचाई है, ये एक और जो है मसला हमारे सामने खड़ा हुआ है। हम इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। सर, हमारी बात बीच में रह गई थी। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो लोन है, ये इसका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लोन्स का इजरा किया, ये पाक रुपीज में है और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जितने भी हैं पाकिस्तान में, वो ऑफशोर टेरिटरी तस्वुर किए जाते हैं। मींस दे आर ट्रीटेड एज यूनिट्स आउटसाइड द टैरिफ एरिया। तो उसमें बैंक डील करते हैं यूएस डॉलर्स में। तो जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के इन्वेस्टर्स हैं, वो इससे फायदा नहीं ले सकते अनलेस के ये लोन्स जो हैं वो डॉलर में भी उनको इशू किए जाएं, पे किए जाएं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं, उनसे मेरी ये अपील मैंने पहले भी की है, मैं दोबारा आपके चैनल से भी अपील करता हूं कि इसको भी क्लैरिफाई करें, ताकि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की जो यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो भी इस लोन का फायदा ले सकें। एक चीज जी, बहुत अहम टॉपिक हमारा चल रहा है और जो इस वक्त स्टेट बैंक ने जो इस वक्त सॉफ्ट लोन का जो अनाउंसमेंट की है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आसिफ शेख जावेद साहब अपनी राय दे रहे हैं इसके ऊपर और बहुत सी तजावीज़ उन्होंने यकीनन हुकूमत को दी है और हम दुआ वो है कि जितनी तजावीज़ वो दे रहे हैं और आम आदमी के लिए जो बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हुकूमत में होना चाहिए ताकि वो आम जो अवाम है उसके मसाइल को हल कर सके। हमारी हुकूमत बहुत काम कर रही है, लेकिन अभी ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे यहाँ ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग आने चाहिए जो वाकई विजन रखते हैं, जो काम करना चाहते हैं पाकिस्तानियों के लिए, खास तौर पे आम आवाम के लिए। डॉलर की जो वो है जो वैल्यू है कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। शायद जो हमारा एक तबका है, एक खास तबका है जो इस बारे में जानता है, लेकिन वो तबका जिसको सिर्फ 2 वक्त की रोटी दरकार है कि वो उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर छुपाने के लिए उसको घर मिल जाए, तो वो उसको कोई मकसद कोई मतलब नहीं है इस बात से कि जी डॉलर की प्राइस बढ़ रही है या घट रही है। उसको तो अपने 2 वक्त का खाना चाहिए, उसको अपने घर अपना रिहाइश चाहिए, अपने बच्चों की जो है वो बेहतरीन जिंदगी गुजारने का वो ख्वाहिशमंद है। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, बड़ा अहम टॉपिक है और हम चाहेंगे कि अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में जो है वो बेहतरी आ सके। और इस वक्त जो कोविड-19 का जो टाइम है, ये बहुत मुश्किल टाइम है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन का फैसला किया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन जो है वो उन्होंने जो है सॉफ्ट लॉकडाउन किया तो लोगों ने उसका भरपूर फायदा उठाया और अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचा दिया। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं आसिफ साहब से और वो बड़ी अच्छी जो है वो बातें हमें बता रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे, हमारा जो सवाल है उसका जो जवाब है वो अधूरा रह चुका है। और इस वक्त हम बात कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है अपना जो है सॉफ्ट लोन का ऐलान किया है, उसके बारे में आसिफ शेख जावेद साहब क्या कहेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द जो है वो स्क्रीन पे वापस आए ताकि हम उनसे सवालात कर सकें और वो जो है अपने जो भी उनके ख्यालात हैं वो आवाम के साथ शेयर कर सकें। और आप लोगों के जहन में कोई भी ऐसा सवाल है तो वो आप कर सकते हैं और हमारे पास बहुत सारे जो है इस वक्त सवालात मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके जो है कमेंट्स भी मौजूद हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आसिफ शेख जावेद साहब हमें ज्वाइन करें जल्द अज जल्द और हम उनसे जो है अपने सवालात का सिलसिला जारी करें। और इस वक्त हमारे साथ जो है वो थोड़ा सा इशू आया है, कोई वाईफाई का इशू है जो हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कनेक्ट होते हैं दोबारा से। और जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर सवाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सीयूज टीवी को पसंद करने का, कमेंट्स करने का और बहुत बहुत शुक्रिया जो इस प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं। आपके कमेंट्स जो है वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट्स करें
और शेयर करें हमारी वीडियोस को। हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। हमने एजुकेशन के ऊपर भी बात की, हम हेल्थ के ऊपर भी बात करते हैं, और अपकमिंग डेज पे जो है वो हम और भी बहुत सारे नए टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं। टीनेजर्स के लिए भी प्रोग्राम्स हमारे पास चल रहे हैं, यंगस्टर्स के लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, तजावीज़ हैं। जो अब पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं, इंटर कर चुके हैं, आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, या कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पढ़ाई लेकिन आगे वो कोई बाहर जाना चाहते हैं या अपने ही मुल्क में जो है वो काम करना चाहते हैं, तो कैसे वो बिजनेस की तरफ आ सकते हैं। और आज हम बात जो कर रहे हैं वो हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, ट्रेड के ऊपर बात कर रहे हैं, बिजनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आसिफ शेख जावेद साहब, और हम वेट कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हमें दोबारा ज्वाइन करें, ताकि जो है मजीद मसाइल जो है वो हमने काफ़ी सारे जो है सवालात इनके लिए बनाए थे, और हम चाहते थे कि हम वो क्लियर कर सके तमाम बातें। तो आज हमारे साथ मौजूद है और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि सर वापस आएँ और हम मजीद उनसे सवालात कर सकें। और मैं जब तक कुछ कमेंट्स भी पढ़ना चाहूँगी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लोग, और जो उन्होंने सवालात किए हैं। हमारे साथ उरूज अहमद भी मौजूद हैं जो कि सलाम कह रही हैं, रज़िया जुनैद हैं, और राबिया रफ़ीक हैं, फौजिया शाहिद हैं जिन्होंने कहा है, डॉक्टर फौजिया हमारे साथ हैं, और उन्होंने भी कहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अली रज़ा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को लाइक किया है। मोहम्मद तलहा मौजूद हैं, मोहम्मद अहमद हैं, उन्होंने भी कहा है कि एग्री करते हैं वो आसिफ शेख जावेद साहब के जो पॉइंट्स हैं उनसे एग्री करते हैं। तो हम जो है दोबारा से इंतज़ार कर रहे हैं कि सर हमें ज्वाइन करें, ताकि हम जो है अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम सवालात हैं जो हम करना चाहते हैं सर आसिफ शेख जावेद साहब से। तो नाज़रीन, अगर आप भी समझते हैं कि आप किसी तरह भी अपने मुल्क के लिए कुछ सर्व कर सकते हैं, या आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल कर ली अपनी लाइफ में, और आप चाहते हैं कि आप दूसरों को हेल्प आउट कर सकें, तो हमारा सीयूस टीवी जो है वो हाजिर है, और आप लोग आ सकते हैं। और आप लोगों को आपको ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो आप वो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शेख जावेद साहब, जो जिनसे हमारा सिलसिला फिलहाल मुनक़ता हो गया, लेकिन बहुत जल्द हम उनसे बात करेंगे। अच्छा जी, एक सवाल हमारे पास आया, इफ लॉकडाउन इज नॉट स्ट्रिक्ट एनी मोर, वी एज इंडिविजुअल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। अब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है आपने, हम इस सवाल को भी अभी उठाएंगे। और जी सर हमारे साथ वापस आ चुके हैं। जी सर। जी, तो मैं आपसे बता रहा था कि मेरी रज़ा बाकिर साहब से मुलाकात हुई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो मैंने उनको बताया कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जो बैंकिंग मसाइल हैं वो बहुत सालों से हल तलब हैं। यहाँ पर बैंक्स में 25-30 साल हो गए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को बने हुए, बैंक्स के अंदर कैश काउंटर नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो अंदर इंडस्ट्री मौजूद है, जो बिल्डिंग्स मौजूद हैं करोड़ों रुपए की, जो जोन के बैंक्स हैं, ईपीजेड में जो बैंक्स काम कर रहे हैं, वो उसको एज कोलेटरल नहीं तस्लीम करते। मतलब अगर मैं ये चाहूँ कि मेरी बिल्डिंग को बैंक मॉर्गेज कर ले और मुझे उसके मॉर्गेज करके उसके सामने कुछ रकम मुझे एज लोन दे दे, तो जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बैंक्स हैं वो हमारी बिल्डिंग्स को, हमारे एसेट्स को एज कोलेटरल तस्लीम नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, लोगों की करोड़ों रुपए की वहाँ पे सरमायाकारी है जिसको बैंक तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो मैंने जो ऑनरेबल गवर्नर है रज़ा बाकिर साहब, उनको मैंने ये जुमला कहा, मैंने कहा सर ये जो जोन के बैंक्स हैं ये जब दिल चाहता है ये ऑफशोर बैंक बन जाते हैं, जब दिल चाहता है ये टैरिफ एरिया के बन जाते हैं। तो इसको हल करने की ज़रूरत है। अब मुझे उम्मीद है, उन्होंने जाहिर किया अपनी ख्वाहिश कि वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी आएंगे, तशरीफ लाएंगे। तो वो आएंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको सारे अपने मसाइल भी बताएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सालों से हल तलब हैं, और अब आखिर कोई दिन तो कोई साल तो ज़िंदगी का ऐसा होना चाहिए कि वो चीज़ें अब हल होने की तरफ जाएं। अच्छा सर, डेयरी टावर खोलने के बारे में आपने कमिश्नर कराची को क्या सिफारिशात जो है वो पेश की हैं? बात ये है, मैं आपको बताऊं कि मैंने आपसे कहा सोशल जो इशू होती है, और मैं बहुत सारी तजावीज़ जो है मैं अपने जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं मैं उन तक कोशिश करता हूँ पहुँचाने की। तो इसी सिलसिले में मैंने बहुत फाइटिंग के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से और कुछ टूरिज्म के हवाले से भी, तो मैं आपको, जो आपने पहले भी मुझसे पूछा, मैं आपको बताता हूँ कि
फायर फाइटिंग का देखें एक बहुत बड़ा इशू है, और आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी जब टीम्स वहाँ पहुँचती हैं, रेस्क्यू की टीम्स वहाँ पहुँचती हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है, वो पानी की कमियाबी का आता है, पानी नहीं होता। और सखी हसन में आग लगी और सदर से वो पानी भरने जा रहे हैं, और साइट में आग लगी और किमाड़ी से पानी भरने जा रहे हैं। तो मैंने जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी और कमिश्नर कराची को भी मैंने तजवीज़ दी। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि ऐसा होना चाहिए इजाज़तनामा रेस्क्यू कैप्टन के पास कि आप देखें पूरे शहर कराची में आपको वाटर बाउजर नज़र आ रहे हैं, टैंकर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं पूरे शहर कराची में। आप गुलिस्तान जौहर में हो, नाज़िमाबाद में हो, न्यू कराची में हो, डिफेंस में हो, हर जगह आपको पानी के टैंकर मिल रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कहीं आग का वाकया हो जाता है, तो जो फायर रेस्क्यू का कैप्टन है उसके पास कमिश्नर कराची का या चीफ मिनिस्टर का, हुकूमत सिंध का इजाज़तनामा होना चाहिए, और वो उस इजाज़तनामे की रूह से किसी भी टैंकर को एक्वायर कर सके, पानी ले ले। अगर आप पानी किसी को किसी भी कमर्शियल एस्पेक्ट यूज़ के लिए या घरेलू यूज़ के लिए जा रहा है और उस पानी को आप हासिल करके पहले उसे आग बुझाएं, तो मेरा ख्याल है इस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। इसके लिए भी मैंने बहुत सारी तजावीज़ दी कि उनको आप कॉम्पनसेट कैसे कर सकते हैं, जिनसे आप पानी लेंगे उनको भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, उसकी भी मैंने तजावीज़ दी। लेकिन ये बुनियादी बात है, और देखें अफसोस की क्या बात है इसमें कि इसमें कोई करोड़ों अरबों खर्च नहीं होने, सिर्फ एक इजाज़तनामा आपने देना है, और बहुत सारी कीमती जानें और बहुत सारी कीमती इमलाक जो पानी ना होने की वजह से तबाह बर्बाद हो जाती हैं, वो उससे हमारी जान छूट जाएगी, हमारी जान बच जाएगी, हमारे लोगों का नुकसान होने से बच जाएगा। और ये पानी हम शहर में किसी भी वाटर टैंकर से हासिल करके और अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये सब चीज़ें मैंने इन राइटिंग जो है हुकूमत सिंध को लिख के दी हैं। इसके अलावा मैंने उनको बताया कि मस्जिदों में देखिए हज़ारों गैलन पानी, वुज़ू का पानी ज़ाया होता है। अगर हम फायर फाइटिंग का जो महकमा है उसके साथ और मस्जिद कमेटी के साथ मिल के हम डिज़ाइन कर लें कि जो मसाजिद की बाउंड्री वॉल्स हैं, मैंने इनको 16 मसाजिद बताई कराची शहर में आइडेंटिफाई की, जो मेन एवेन्यूज़ पे और बड़ी सड़कों पर हैं। अगर आप उन मस्जिदों की वुज़ू का पानी रिजर्व कर लें, बाउंड्री वॉल के साथ आप रिजर्व टैंक बना लें, और उसके अंदर आपके ऐसे वेल्व हों जिससे पानी, फायर की गाड़ी पानी ले सके, और फायर की गाड़ी को पता हो कि शहर की 16 मस्जिदों से हमें पानी मिल सकता है, तो आप देखें आपको कोई पानी का इशू नहीं होगा, आपकी कहीं आग इस वजह से नहीं नुकसान होगा कि जी पानी नहीं मिला। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, जब करोड़ों रुपए की मस्जिदें माशाल्लाह चंदे से लोगों ने खुद तामीर की हैं और उसके अखराजात पूरे करते हैं, तो ये एक टैंक भी खुद बन जाएगा। लेकिन ये कि इजाज़त और इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, और इसमें सिर्फ उन्होंने सिर्फ इजाज़त देनी है, काम लोगों ने खुद करना है। ये भी अगर नहीं कर रहे तो फिर बड़े अफसोस की बात है। सर ये तो इसी तरह मैं आपको जी बहुत अच्छी तजावीज़ आपने जो है पेश की। जी, बस तजावीज़ तो अच्छी होती हैं जो लोग देते हैं, लेकिन ये कि उस पे अमल दरामद हो तो कुछ आम आदमी का फ़ायदा हो। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि जी एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, ये सिंध गवर्नमेंट का पास शुदा कानून है कि उसको हॉस्पिटल जो है फर्स्ट एड देंगे फौरी तौर पे। लेकिन आप देखें जो बड़े फैशनेबल हॉस्पिटल हैं, जो 5 स्टार होटल की तरह काम कर रहे हैं और 5 स्टार होटल्स की तरह लोगों से चार्ज करते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि लूट रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल तो जाहिर है कि उनका काम ये है कि बुनियादी तौर पे वो सेहत की सहूलत मुहैया करें और अपने चार्जेस लें, ना ये कि उसको मुनाफे का जरिया बना ले, और वो भी बेबहा मुनाफा, अनगिनत नोट कमाने के पीछे पड़ गए चुके हैं हमारे हॉस्पिटल। तो क्या होता है कि जो हॉस्पिटल्स में एक्सीडेंट और दहशतगर्दी के विक्टिम्स जाते हैं, उनको चूंकि लोगों को मालूम नहीं है इस कानून के बारे में, तो वो उनको रेफर करते हैं कि आप सरकारी अस्पताल में जाएं, और इस डिले में कीमती जानों का नुकसान होता है, लोग अपने प्यारों से हाथ धो लेते हैं उनकी जिंदगी से। ये कानून मौजूद है। मैंने चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक गुजारिश की और कमिश्नर कराची को गुजारिश की कि जिस तरह बैंक्स के अंदर आपने देखा होगा, आप भी बैंक जाती होंगी तो आपने देखा होगा वहाँ एक बोर्ड लगा होता है कि अगर आपको कोई भी बैंक के मुतालिक कुछ भी डिस्प्यूट है तो आप वफाकी बैंकिंग मोतसिब से रब्ता कर सकते हैं, और बैंकिंग मोतसिब का एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर सब दिया होता है, ईमेल एड्रेस। इसी तरह मैंने उनसे ये कहा कि तमाम हॉस्पिटल्स के बाहर, जो ख़ास तौर पे कराची के फैशनेबल हॉस्पिटल हैं जो 5 स्टार होटल की तरह लोगों को चार्ज करते हैं, उन हॉस्पिटल्स के बाहर ये बोर्ड लगा होना चाहिए जिसमें आम आदमी की आगाही के लिए ये तहरीर हो कि पहले हॉस्पिटल पाबंद है उन्हें फर्स्ट एड देने के लिए, उसके बाद FIR लॉन्च होगी। तो अगर ये बोर्ड लगा होगा मेन एंट्रेंस पे और लोगों को ये पता होगा कि ये हॉस्पिटल हमें सिंध गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक इमदाद मुहैया करने का पाबंद है, तो वो जान बचाई जा सकती है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसमें भी देखें, हुकूमत का कुछ खर्च नहीं होना, जो वजारत सेहत है हुकूमत सिंध की, उनका कुछ खर्च नहीं होना। उन्होंने सिर्फ डायरेक्शंस दे देनी है अस्पतालों को कि आप अपने ये बोर्ड यहाँ पे आवाइजा करें अस्पतालों के बाहर। इसी तरह के बोर्ड पुलिस स्टेशन के बाहर FIR के इंदराज के सिलसिले में भी ऑलरेडी आवेजा हैं, बैंक्स में आवेजा हैं, तो अस्पताल भी आवेजा करें ताकि लोगों को पता हो कि ये अस्पताल हमें इमदाद देने की और फर्स्ट एड देने का पाबंद है, ये हमें खामखा इधर उधर दौड़ा रहे हैं और इतनी इस दौड़ भाग में बंदा हाथ से निकल जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं बार बार लोगों से कहता रहता हूँ, और आपको जैसे मैंने कहा कि सोशल इश्यूज पे मैं चाहता हूँ कि कुछ बेहतरी हो, तो ये मैंने चीजें कही। अब आपने एक बात और पूछी, मैरीवेदर टावर, अगर आपका कभी स्टेट बैंक की तरफ आइए, चंद्रिका रोड की तरफ जाना हो, तो वहाँ देखेंगे बहुत खूबसूरत मैरीवेदर टावर वहाँ मौजूद है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह के टावर्स पूरे यूरोप में मौजूद हैं, खासतौर पे इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में मौजूद है, और लोग वहाँ पे पाउंड्स खर्च करके उसकी एंट्रेंस फी दे के उस टावर के अंदर जाते हैं, वहाँ उसके साथ पिक्चर्स खिंचवाते हैं और अपनी फेसबुक पे लगा रहे हैं और लोगों को भेज रहे हैं। हमारे पास वो मौजूद हैं चीज़ें पूरे मुल्क में, लाहौर में, कराची में, चिन्योट में और भावलपुर में। हम क्यों एक्सप्लॉइट नहीं करते ये चीज़ों को? मैंने कमिश्नर कराची से कहा कि इस मैरीवेदर टावर को आप पब्लिक के लिए खोल दें, इसके अंदर भी स्टेयर्स होंगी। जाहिर है, मैंने ऐसे बहुत सारे टावर्स UK वगैरह में, मैंने स्कॉटलैंड में विजिट किए, उनके अंदर स्टेयर्स होती हैं, तो यकीनन इसमें भी होंगी। और इसको पब्लिक के लिए खोलें, उस पर कुछ टिकट लगाएं, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी है, और इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाएं। और जो दुनिया में हम यूरोप में उनकी चर्चेस देखने और उनके महल देखने जा रहे हैं या उनके फोर्ट्स देखने जा रहे हैं, तो ऐसे फोर्ट्स हमारे पास बहावलपुर में, चिन्योट में और हर जगह मौजूद हैं। कराची में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो हम ये क्यों नहीं करते? मतलब जो चीज़ें हमारे पास मौजूद है हम उसको भी सेल आउट नहीं कर रहे, हम उसको भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे। तो अगर हमारी एक्सपोर्ट हम नहीं बढ़ा पा रहे हुकूमत की पॉलिसी की वजह से, या कुछ और कन्फ्यूजन है इदारे और एक्सपोर्टर्स के दरमियान, तो हम बहुत सारे और काम कर सकते हैं। आप देखें टर्की ने टूरिज्म में क्या बेबाक कमाल तरक्की हासिल की है टूरिज्म में, और वो अपने ड्रामे बना बना के बेच रहे हैं और हम उनके ड्रामा देख रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं और उस पर हम कॉमेंट कर रहे हैं, और उनके ड्रामा की वजह से हम जाके वहाँ अपने पलकों से उठाए हुए पैसे जो हैं हम उनके यहाँ जाके खर्च करते हैं और उनकी जाके वो जगह देखते हैं कि जी हमें इसका तो ऐसी चीजें हमारे पास बहुत हैं, हमारे पास टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत हैं। सिर्फ करना क्या है कि हम उसको एक्सप्लॉइट करें। और अगर हुब्बुल वतनी का जज्बा हो तो मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको कुछ चीजें कही कि उसमें कुछ करोड़ों अरबों खर्च नहीं होने, सिर्फ इनिशिएटिव की जरूरत है। तो इसी तरह इन चीजों पे भी, टूरिज्म में भी आपके पास वो चीजें मौजूद हैं। अब माशाल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस की वजह से मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी रिकमेंडेबल सूरत हाल। इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत मजबूत हाथों में और बहुत बेहतरीन उसकी कंडीशन है। और बहुत सारे गैर मुमालिक ने जो है अपनी वो जो नो विजिट की पॉलिसी थी उसको भी उन्होंने मॉडिफाई किया है और अब ट्रैवल एडवाइजरी वो नहीं दे रहे। ये हमारी आर्म फोर्सेस को भी इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप और चीज़ों में अगर आपको मुश्किलात का सामना है तो आप अपने दूसरे जो तरीक़ेकार हैं वो आप बदल लें और दूसरे अपने मेजर्स यूज़ करें और पाकिस्तान की तरक्की में उसका किरदार आने दें। मतलब ये कि आप अगर टूरिज़्म बढ़ा लें, अगर आप अपने एग्जीबिशंस यहाँ बढ़ा, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस करें, लोग यहाँ पर आएँ, वो यहाँ पे आके खर्च करें, ऑन स्पॉट सेल करें चीज़ों को, तो यहाँ की इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, इंपोर्ट को भी फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट को भी फ़ायदा होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे गौर करने की ज़रूरत है। अगर हमारे लोग इस पर गौर कर लें, हुकूमत गौर कर ले और झूठे दावों से, बुलंद बांग दावों से और सिर्फ अपोजिशन के साथ जंग से अगर फरागत मिले तो आम आदमी के लिए कुछ करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही। अब मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल करना चाहूंगी कि कराची के लोग अब भी PTI को हिमायत कर रहे हैं। क्या तब्दीली आ गई? जिन तब्दीलियों के दावे किए गए थे, क्या वो तब्दीली आ गई है? यकीनन तब्दीली तो आई है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब्दीली जरूर आई है। इस बात से तो मैं एग्री हूँ। बिजनेसमैन के जो है वो कितने इनकी पॉलिसीज से जो है वो मुतमईन नजर आते हैं आपको? देखें 2018 में जनरल इलेक्शंस भी हुए और 2018 में ही हमारे कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन भी हुए।
बड़ी दिलचस्प बात है, मैं आपको भी मैं रिपीट करता हूँ, मैं बहुत जगह पे कहता हूँ, कराची के अवाम की सियासी शऊर का आप अंदाज़ा लगाएं कि वही कराची के अवाम थे जिन्होंने कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में तसलसल को वोट दिया, उन्होंने सिराज कासिम तेली को वोट दिया, BMG को वोट दिया, तसलसल बरकरार रखा, कराची के ही लोग थे। और वही कराची के लोग थे जिन्होंने जनरल इलेक्शन में तब्दीली को वोट दिया और पुरानी पार्टी को हटाया और PTI को लेकर आए। अब ये मैं समझता हूँ कि PTI के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कराची के लोग जो इतना सियासी शऊर रखते हैं और उन्होंने एक नई पार्टी को इंडक्ट किया मुल्क की सियासत में और इतनी ज़्यादा कामयाबी दी, यहाँ से MNAs इलेक्ट हुए, यहाँ से MPAs उनके इलेक्ट हुए, यहाँ से हमारे मिनिस्टर्स कराची से हैं, हमारे गवर्नर कराची के हैं, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट कराची के हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि PTI जो है वो अनफॉर्चुनेट रही और वो कराची के लोगों को, कराची के अवाम को, कराची के बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को शायद अपने साथ जुड़ा रहने पर माइल नहीं कर सकी और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता चला गया कि कराची के लोग और बिजनेसमैन जो है उनसे दूर होते चले गए। फिर आपने कुछ अर्सा पहले देखा कि कराची के दुकानदारों ने स्ट्राइक कर दी। ये वही दुकानदार थे लाखों जिन्होंने PTI को वोट दिया था और वोट देके वो इनको इक़्तिदार में लाए। अगर वो कुछ महीनों के बाद ही अपनी हुकूमत के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया था हुकूमत के लिए कि उनको सोचना चाहिए था कि कराची में ये क्या हो रहा है। लेकिन देखें, बात वही आ जाती है कि जब आपने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए और आप उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो लोग आहिस्ता आहिस्ता बददिल होना शुरू हो जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने हर फोरम पे ये कहा है कि जाहिर है कि अगर कुछ मसाइल हैं, कुछ चीज़ें पाइलअप हो चुकी हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनको सालों दरकार है दुरुस्त होने के लिए, ठीक है, हमने मान लिया, हम आपको टाइम देने को भी तैयार हैं। जो मसाइल फौरी तौर पे हल हो सकते हैं वो क्यों नहीं करते? जो आपने वादे किए थे सादगी के वो क्यों नहीं करते? सिर्फ आप ये देख लें, आप एक काम कर दें, एक काम कराची के अवाम का आपसे मुतालबा सिर्फ ये, एक फौरी तौर पे प्रोटोकॉल खत्म कर दें, कोई VIP कल्चर नहीं, कोई गाड़ियां 32 गाड़ियां आगे 23 पीछे, ये हमें नहीं चाहिए। और हमने यही सोचा था कि ये इमरान खान साहब तशरीफ लाएंगे, ये इसके बहुत खिलाफ हैं। इन्होंने कहा जी मैं गवर्नर हाउस में मैं पार्क बना दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है, हो सकता है उसमें भी कुछ टेक्निकल इश्यूज होंगे, तो नेशनल हेरिटेज है, उसको हम अपनी मर्जी से नहीं उसको मॉडिफाई उसका स्टेटस कर सकते, मैं ये सब भी मानने को तैयार हूँ। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो इमरान खान साहब के इख्तियार में ये नहीं है कि वो प्रोटोकॉल खत्म नहीं कर सकते। क्या जरूरत है? देखें, अगर मैंने तो किसी को जाके दरखास्त नहीं की कि आप MPA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, मैंने किसी को जाके दरखास्त नहीं की आप MNA का इलेक्शन भाई आपने अपनी मर्जी से अपनी विल से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। अब यार हमारे पैसों से आप प्रोटोकॉल लेके क्यों हमारे पैसे बर्बाद कर रहे हैं? और अगर ये भी कुछ हो जाएगा, सिर्फ इतनी सी भी बात हो जाएगी तो इमरान खान साहब का मैसेज, जो एक आम आदमी जैसे मैं हूँ, मुझ तक ये इमरान खान साहब का मैसेज पहुंचेगा कि हाँ हम आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। क्यों हमारे मिनिस्टर्स, हमारे सेनेटर्स, हमारे MNAs क्यों हवाई जहाज से ट्रेवल करते हैं? यहाँ औरतें बच्चों समेत रेल की पटरी पे खुदकुशी करती हैं, यहाँ औरतें बच्चों समेत अल्लाह माफ करे कुएं में कूद के जान दे देती हैं। ये इस मुल्क का हाल है। भूख है, यहाँ पर कहत है, पानी नहीं है, सेहत के मसाइल हैं, सेहत के वसाइल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ये क्या हो रहा है? देखें, अगर किसी MNA को सेशन में जाना है कौमी असेंबली के, उसको 15 दिन पहले से पता है कौमी असेंबली का सेशन, 15 दिन पहले से वो रेलवे का टिकट बुक करवाए। मतलब क्यों मेरे पैसों पे वो हवाई जहाज पे ट्रेवल कर रहा है, क्यों? और उसको जहाज पे सफर करने से मेरी सेहत पे क्या असर है? एक आम आदमी का क्या फायदा कर रहा है वो हवाई जहाज पे सफर करके? तो अगर मैं सोचता हूँ कि छोटी छोटी चीजें, अच्छा फिर एक बड़ी दिलचस्प और मजे की बात यह, अगर आपके सारे मिनिस्टर और MPAs आपके रेलवे से ट्रेवल करेंगे, आप सोचें आपका रेलवे का निजाम कैसा बेहतर हो जाएगा। अगर यही सब लोग जो VIP हैं, जो हमारे जैसे आम आदमी के साथ खड़े होने से भी इनको मुश्किल हो रही होती है और ये अनकंफर्टेबल होते हैं, अगर हम इनके जरा ज्यादा करीब चले जाएं तो अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं, बड़े लोग हैं ये। तो अगर यही लोग, बड़े लोग अगर ट्रेन से ट्रेवल करना शुरू करेंगे तो ट्रेन की हालत भी इंशाअल्लाह ताला बदलेगी। तो इसमें एक टिकट में दो मजे हो जाएंगे लोगों के। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि फौरी तौर पे अगर और कुछ भी नहीं बन पड़ रहा तो कम से कम ये ऐलान कर दीजिए प्रोटोकॉल का खात्मा। अगर कोई सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी देनी है अगर आपने, अव्वल तो देखें अल्लाह का शुक्र है अब मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं, और अगर किसी को इतना ही डर है कि उसको खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ हो जाएगा तो भाई वो घर पे रहे। जैसे आजकल भी वो चल रहा है ना बड़ा मशहूर मुहावरा, स्टे एट होम
स्टे सेफ। तो भाई जिसको अगर खतरा है तो घर पे रहे, मत निकलो। मेरे पास तो भाई पैसे नहीं है ये प्रोटोकॉल पे खर्च करने के लिए। तो बहुत अगर खूब बात इतना सर। सा भी कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर ये कुछ चीजों से, तो मैसेज बहुत अच्छा जाएगा, और लोग जो बददिल हो रहे हैं पार्टी से या हुकूमत से, या नाराज हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला दोबारा नजदीक होंगे। सर बड़ी आपने जबरदस्त बात की, लेकिन सर आपने अपने इस पॉइंट पे ये बात नहीं सोची कि ये जितने मिनिस्टर्स हैं ये दिन रात पुल की खिदमत में लगे हुए हैं। आप उन्हें अगर ट्रेन में सफर करवा देंगे तो पूरा 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 24 घंटे, और बाजू का हमारी ट्रेन लेट भी हो जाती है तो 36 घंटे का जो टाइम है वो उनका वेस्ट हो सकता है। लेकिन आपने तजवीज जो है वो बड़ी जबरदस्त दी है, इसके अच्छा, बारे में यकीन। मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूँ। माशाल्लाह बहुत मेहनत हो रही है और मिनिस्टर्स बेताशा काम कर रहे हैं। तो जो मिनिस्टर्स हैं हम उनको फिलहाल एग्जाम कर देते हैं, एमएनएज और सेनेटर्स को तो भेजना शुरू करें आप रेलवे से। बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन आपने बात की है इस वक्त। और सर अभी आपने एक बात की है टर्किश ड्रामों की, जैसे हमारे यहाँ जो है इस वक्त लोगों के ऊपर एक क्रेज है टर्किश ड्रामों का, और जाहिर है उनकी हमारे यहाँ ड्रामों से उनकी सयाहत में भी इजाफा हुआ है। तो हमारे भी अपने बड़े अच्छे ऐसे तफरीही मकामात हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर क्यों तवज्जो नहीं देती, क्यों जो है टूरिज्म हमारे यहाँ नहीं बढ़ रहा, क्या रीजन है? और हम अगर इसकी नुमाइश करते हैं अपने ड्रामों के जरिए और अपने सोशल मीडिया के जरिए भी, तो मेरा ख्याल में सयाहत में काफी बेहतरी आएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल हो सकता है। हमारा बहुत माशाल्लाह रिच कल्चर है, हमारे पास बहुत कुछ है दुनिया को बताने के लिए। हमारे हमारे असलाफ के कारनामे हैं, हमारी कामयाबियां हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि बेहतरीन प्लेसेस मौजूद हैं, महल मौजूद हैं, फोर्ट्स मौजूद हैं, मस्जिदें माशाल्लाह मौजूद हैं हिस्टोरिकल। तो हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसमें बहुत दिलचस्पी रखते थे, और जब वो लास्ट अपने दौरे पे मलेशिया गए थे तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया था कि कुछ एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस होगा, एक्सचेंज ऑफ टूरिस्ट होगा, कि उनके टूरिस्ट यहाँ आएंगे, हमारे टूरिस्ट वहाँ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इमरान खान साहब की जाहिर है कि वो खुद भी बड़ा वाइडली ट्रेवल्ड आदमी है, और बहुत अरसा वेस्ट में और बहुत अरसा बाहर रहे हैं वो, तो इन चीज़ों को समझते हैं, इसकी अहमियत को। लेकिन मुझे नहीं पता कि फिर क्या रेड टेप आ गई, और वो अभी तक मैंने उसके बारे में फिर सुना नहीं कि कुछ ऐसा शुरू हो चुका हो। लेकिन इस पे देखें, ये इमरान खान साहब ने टर्किश ड्रामे को इनवाइट किया, और वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है पीटीवी पे, वो हो रहा है नशर। तो जाहिर है कि पीटीवी को भी उसके कुछ एडवांटेजेस मिल रहे होंगे, कुछ एड्स मिल रहे होंगे, कुछ रेवेन्यू बढ़ रहा होगा, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ये भी सोचना चाहिए कि जब उन्होंने कोई ऐसा एक ड्रामा वहाँ का यहाँ डब करके इनवाइट किया है, तो प्राइम मिनिस्टर को इस पे भी कुछ टास्क देना चाहिए हमारे रिलेटेड मिनिस्ट्री को और रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को, कि हम भी कोई शानदार एक ड्रामा तैयार करें और उसको टर्की जबान में डब करके हम भी, या किसी भी और मुल्क में जहाँ दिलचस्पी से देखा जा सकता हो, मलेशिया में या कहीं भी। और देखें, आपकी नॉलेज में ज़रूर होगा कि बहुत पाकिस्तानी पुरानी मूवी थी गालिबन गुलाम मोहिउद्दीन और बाबरा शरीफ की, तो वो बहुत अरसा चाइनीज जबान में डब होके वो चाइनीज सिनेमा में चलती रही और बिकती रही। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और प्राइम मिनिस्टर को ये भी चाहिए कि उनको टास्क दें कि हम भी कोई एक बहुत बेहतरीन ड्रामा बनाएं और वहाँ हम भी उसको बेचें, और हम भी उससे भी फॉरेन एक्सचेंज कमाएं, और अपना तारुफ भी करवाएं, अपनी प्लेसेस का तारुफ कराएं, और टूरिस्ट को इनवाइट करें। बहुत बेहतरीन बात सर, बहुत अहम बात यहाँ पर डिस्कशन चल रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे और करूंगी कि आप जो है बहुत अरसे तक आप कराची चैम्बर से आप मुंसलिक रहे हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट भी थे लास्ट ईयर। आप चाहते हैं कि आप दोबारा सदर के ओहदे से भी जो है वो इंतखाब लड़ें और दोबारा आप वापस आए चैम्बर में, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में? देखें, बात यह है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो मेरा एक पसंदीदा तरीन इदारा है और मेरा फ़ख्र है, और मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। और मैं इसके लिए अंजुम निसार साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं हमारे चिन्योट ग्रुप के, और हमारे जो सुप्रीमो हैं सुराज कासम तेली साहब चेयरमैन बीएमजी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं अपना इंट्रोडक्शन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगी की हैसियत से करवाता हूँ। तो बिल्कुल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब टेन्योर गुजारा है, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं बीएमजी की, वो कराची के ताजिरों के लिए, कराची के सनतकारों के लिए, कराची के आम आदमी के हक में है, और कराची के लोग इससे मुतमईन है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की कारकर्दगी से कराची के लोग सिराज कासम तेली को अपना लीडर मानते हैं,
और हमें फ़ख्र है कि हम उनके नुमाइंदा हैं। तो बिल्कुल मेरी ख्वाहिश है, और बल्कि मैं आपको, आज आपने ये सवाल कर लिया तो मैं बता दूं कि मैं फॉर्मली हमारे जो वाइस चेयरमैन है, हमारे ग्रुप के वाइस चेयरमैन अंजुम निसार साहब, और मैं उनके ज़रिए सिराज तेली साहब को मैं फॉर्मली रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ, इन राइटिंग भी मैं अप्लाई कर चुका हूँ, और बिल्कुल मेरी ख्वाहिश है कि अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं एज प्रेसिडेंट भी सर्व करूँगा, और बेहतर से बेहतर, जाहिर है जो बीएमजी की पॉलिसीज़ हैं उसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। और मैं समझता हूँ कि मुझे अगर मौका दिया जाए तो मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। बहुत बहुत बेहतरीन बात। इस वक्त हम बात करें आसिफ शेख जावेद साहब से, और जो तजावीज़ इन्होंने पेश की हैं, जिस तरह से ये आम आदमी के लिए सोच रहे हैं और बेहतरीन तजावीज़ पेश की हैं, जो हमारे हुकूमती इदारे हैं, जो उनसे मुंसलिक लोग हैं, उनको ज़रूर सुनना चाहिए। और मेरी ये दुआ है सीयूस टीवी पे जितने लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और मेरा ख्याल से आज मैं अपनी वॉइस जो है वो रेज करूंगी, और मेरा साथ जो देंगे वो मेरे ग्रुप के मेंबर्स देंगे। और हम ये चाहेंगे कि आने वाले वक्तों में आसिफ शेख जावेद साहब जैसे लोग जो हैं, बल्कि मैं तो चाहूंगी आसिफ शेख जावेद साहब भी जो है वो हमारे जो है पॉलिटिक्स का जो है वो एक हिस्सा बने, और इनको भी काम करने के लिए जो है वो हुकूमत जरूर इनको चांस दे, ये सामने आए, जो तजावीज़ ये पेश कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएं। और यकीनन जो बहुत ही विजनरी ये इंसान है, मैं ये समझती हूँ, जो इस वक्त तजावीज़ इन्होंने दी है वो आज तक मैंने नहीं सुनी इससे पहले। बहुत बेहतरीन ये बात करें, हमारी बहुत सारी विशेष आपके साथ है सर। सीयूस टीवी के नाजरीन के लिए, या सीयूस टीवी का जो चैनल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, सीयूस टीवी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अब इस लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन ज़्यादा होनी शुरू हो गई, तो उसमें मैंने देखा है कि ऑनलाइन चैनल्स भी कुछ काम कर रहे हैं, और कुछ चैनल्स भी सामने आए हैं, जिसमें आपका भी चैनल है, और जाहिर है कि आपका एक फोरम पहले से ऑलरेडी कुछ काम कर भी रहा था, और आपने इसमें अपने चैनल को भी इंडक्ट किया है, और आप मीडिया में भी अब एंटर हुए, और मैंने आपके मुख्तलिफ शोज़ भी देखे हैं, जो मुख्तलिफ लोगों से आपने इंटरव्यू किए, कुछ गैर मुल्की भी गेस्ट थे आपके साथ, कुछ हमारे कराची के लीडर्स भी थे बिजनेस के। तो मैं समझता हूँ कि सीयूस टीवी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अगर आपका फोकस, जैसे मैंने देखा कि ज़्यादा बिजनेस और इंडस्ट्री की तरफ है, आपके ज़्यादा गेस्ट भी बिजनेस और इंडस्ट्री के थे, तो अगर आप इस पर फोकस रखें तो मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियल को एक फोरम मिलेगा कि अगर वो अपनी कोई तजावीज़ देना चाहते हैं तो आप चैनल के ज़रिए दे सकते हैं, और इसको आगे ले जाएं, इसको तरक्की दें, और जो जदीद तरीके हैं वो इख्तियार करें, और जो भी वसाइल हैं उनको बरूए कार लाइए, और इसको कंटिन्यू करें। ये अच्छा काम है, लोगों को एक फोरम, एक एडिशनल फोरम मिला है बात करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आने का हमारे चैनल पर, और जो यहाँ पर आपने बातें की हैं, वाकई जो मैं, जाहिर है हम सब जो है वो एक आम इंसान है, और हम जो बातें इस वक्त सुन रहे हैं, और हम समझते हैं कि अगर ये चीज़ें जो हैं ये इम्प्लीमेंट हो, हम लाखों की बात हमारी हुकूमत करती है, और बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल इनिशियल से, स्क्रैच से स्टार्ट करें, और काम स्टार्ट जो है प्रॉपर तरीके से उसको किया जाए, तो बहुत जल्द हमारा मुल्क तरक्की करेगा। फिर मैं अपने चैनल के तवज्जुह से जो है ये आवाज रेस करूंगी, और जितने मेरे साथ लोग हैं वो थम्स अप भी कर रहे हैं इस बात पे, और हम चाहेंगे कि आसिफ शेख जावेद साहब जैसे लोग जो हैं उनको हुकूमत में होना चाहिए, आवाम के लिए काम करें, तो सामने आए, अपनी तजावीज़ जो पेश कर रहे हैं, हुकूमत को भी उनकी तजावीज़ सुननी चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, और ऐसे लोगों को हुकूमत में जरूर होना चाहिए। मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। हमारे साथ हमारे पास एक बड़ा अहम मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि ग्रेट डिस्कशन, ये मोहम्मद हारिस हैं जिन्होंने ये कहा है कि ग्रेट डिस्कशन, काइंडली मेक दिस इंटरव्यू अवेलेबल एट लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स टू फॉर पीपल टू गेट अवेयर। तो अब सर यकीनन ये जो मेरी आवाज है, जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो तजावीज आसिफ शेख जावेद साहब ने दी हैं वो यकीनन एक ना एक दिन जो है वो हुकूमत तक पहुंचेगी भी, और आवाम जब आवाज उठाएगी तो जरूर जो है वो हमारी हुकूमत तक पहुंचेगी। और उसके देखिए, बस मैं इसमें सिर्फ मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि हमारा काम है आवाज उठाना और मसाइल को बयान करना। इससे हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि अगर हमारी कोई आवाज नहीं सुन रहा। अगर आप 10 मसाइल को बयान करते हैं तो 1 या 2 कभी हल भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ मसाइल हल होने का रेशो कम है, लेकिन बहरहाल इससे कभी डिस्करेज नहीं होना चाहिए और हमें अपना काम करते रहना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल पे आने का। इंशाल्लाह हम आपको फिर दावत देंगे अपने किसी और प्रोग्राम में। जब तक के लिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।